मैं हूँ रिया किस्कुटा और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। इस वक्त हम लोग जेपीएससी जेएसएससी की रिफॉर्म मंच में मौजूद है, जहां बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ के जो टीम मेंबर्स हैं उनसे हम लोग बातचीत करेंगे। क्या कुछ अभी हो रहा है, क्या कुछ आगे होना बाकी है, क्या कुछ हुआ था, उन सारी चीजों के बारे में हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो लाइव लगातार में आपका स्वागत है। 10 तारीख को एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। उतना बड़ा आंदोलन कभी नहीं हुआ है जितना बड़ा आंदोलन 10 तारीख को हुआ था। क्या कुछ हुआ था, कैसे आप लोग ने संभाला, उसके बाद क्या कुछ हुआ, हम आपसे जानना चाहते हैं। बिल्कुल मैडम, ये झारखंड के इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन इसलिए हुआ क्योंकि झारखंड के इतिहास में अभी जो है करप्शन जो है, पेपर लीक जो है सबसे चरम पर है। जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, सभी एग्जाम के विद्यार्थी जो है पीड़ित हैं और हमारे आंखों के सामने जो है सारी चीजें हो रही है। सीट बेचा जा रहा है, पेपर लीक हो रहा है। शायद यही वजह है कि 24 जिला के विद्यार्थी, इवन देश के अलग अलग राज्यों से भी आए जो हमारे झारखंड से संबंध रखते थे। करीब करीब 50,000 से अधिक लोगों ने 10 तारीख को विधानसभा घेराव कार्यक्रम में शामिल हुए और जो एक सरकार को मैसेज देना था छात्र एकता का, छात्र ताकत का, वो मैसेज हम सभी ने मिलकर के दिया। हालांकि इसका परिणाम आपको जल्द दिखेगा, मुझे विश्वास है। हमारी मांग को उन्होंने जायज बताया है। तो जो विधानसभा कार्यक्रम जिस प्रकार से ऐतिहासिक हुआ है, उसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर हमारी बात को मानेंगे। जेएसएससी सीजीएल रद्द होगा और सीबीआई जांच की जो मांग है वो भी हमारा पूरा होगा। साथ ही साथ 11 to 13 जेपीएससी में अभी पेपर में छपा है कि अभय तिवारी जो है और जो इसके मेंबर लोग हैं सब मिल करके जो है स्टूडेंट को पास कराते थे, इंटरव्यू में नंबर बढ़ाते थे। तो हमारी मांग जो है 11 to 13 जेपीएससी भी रद्द हो और उसका भी निष्पक्ष जांच हो। इस मांग को भी माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार हमारी पूरा करेगी। 10 तारीख को बहुत कुछ हुआ था। जिस तरीके से भीड़ आगे बढ़ रही थी और उसके बाद जो है भीड़ को कंट्रोल करने के लिए बच्चों के ऊपर आंसू गैस भी फेंका गया, तो लाठीचार्ज भी की गई थी। उसको आप कैसे? बहुत दुर्भाग्य है मैडम, हमारे जो भी विद्यार्थी आए हुए थे अलग अलग जगह से, सुबह आ गए थे और शाम होते होते लाठीचार्ज हुआ। एक बार लाठीचार्ज जगन्नाथ मंदिर के पास हुआ, लाठी से मन नहीं भरा तो आंसू के गोले डाले गए। इसके अलावा जब हम लोग किसी भी प्रकार से साइड के रास्ते से हम लोग बैरिकेटिंग नहीं तोड़े थे, साइड के रास्ते से हम लोग जब विधानसभा परिसर पहुंचे तो वहां पर प्रशासन ने हमें इजाजत दी थी कि आप यहां पर शांतिपूर्ण तरीके से बैठे रहिए। हम लोगों का कहना था, हम लोग इतना भारी संख्या में अपनी आवाज, अपना मांग को लेकर के विधानसभा के परिसर के करीब पहुंचे, लेकिन कोई भी मंत्री विधायक हमारे से बातचीत करने के लिए नहीं आया। तो हम यहीं पर रहेंगे और इसको पुष्टि किया वहां के सिटी एसपी ने भी कि ठीक है आप बैठे रहिए। और इसी बीच जो है बैठे थे हम लोग, इसी बीच ना कोई इंफॉर्मेशन, ना कोई जाने का आदेश दिया गया, बल्कि अंधाधुंध लाठियां बरसाई गई, निर्मम तरीके से लाठियां बरसाई गई और लड़कियों के ऊपर लाठियां बरसाई गई। जो जेंट्स पुलिस थे उनके द्वारा लाठियां बरसाई गई। लोग उधर बगल में जो खेत था, उधर पूरा कीचड़ था, वहां पर लोग दौड़ने के क्रम में फंस जा रहे थे, वहां पर जाकर के भी लाठियां बरसाई गई। कई लोग जो है गंभीर रूप से चोट हो गए और उनका भी इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। तो मुझे लगता है झारखंड के इतिहास में इतना निर्मम तरीके से, इतना बेरहमी तरीके से पहली बार भूखे और बेबस छात्रों को पीटा गया है। और उस दिन माननीय मुख्यमंत्री का जन्म तिथि भी था, तो सौगात के रूप में लाठियां मिली है। ये हो गया 10 तारीख का बात। फिर जी आपने बिल्कुल सही कहा कि उस दिन मुख्यमंत्री का बर्थडे भी था और आप लोगों ने विधानसभा के बाहर बर्थडे भी सेलिब्रेट किया। तो हम ये जानना चाह रहे थे कि 10 तारीख के रात को जो 6:30 बजे के बाद जो विधानसभा परिसर के लाइट बंद किया गया था, वो लाइट बंद करने के बाद प्रशासन ने आप लोग को कुछ बोला था वहां से हटने के लिए या फिर डायरेक्टली लाठीचार्ज किया गया? कुछ नहीं बोला मैडम, प्रशासन तो बोला था आप यहीं रहिए, मत जाइए। ये बोला था कि आप अगला दिन विधानसभा सत्र चलेगा, हो सकता है कि अगला दिन जो है मंत्री लोग, विधायक लोग आपसे वार्ता करने के लिए आए और इसी उद्देश्य के साथ हम लोग बैठे हुए थे। लेकिन ना आपको नोटिस जारी करते हो, ना सायरन बजाते हो, ना कुछ बोलते हो, अंधाधुंध लाठियां चला। मतलब एक तरह से जलियांवाला जो हत्याकांड हुआ था ना, कि बिना बताए हुए जनरल डायर गोली चला दिया था, वो जलियांवाला हत्याकांड यहाँ पर भी हुआ है। अंतर इतना, वहाँ गोली चला था, यहाँ लाठी चला है। हम कल की बात करेंगे तो 10 तारीख के बाद से थोड़ा बहुत भीड़ थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, तो उसकी क्या वजह हो सकती है? बिल्कुल मैडम, बहुत लोग तो घायल है, सब हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उसी कारण भीड़ कम हुआ है। लेकिन भीड़ जो है
हमारे जो छात्र लोग हैं उनसे कांटेक्ट में हैं। वो जल्द आपको फिर से वही जोश, वही ताकत दिखेगा, वही एकता दिखेगा। एक दो दिन में आपको फिर से वही भीड़ दिखाई देगा यहाँ पे। कल रात में ही प्रशासन यहाँ आती है, शायद उन्होंने जेएसएससी वालों जेपीएससी वालों को जो बोला है फोन नंबर में नाम वाम लिखने के लिए बोला था, उन्होंने कहा शायद कि घर उन्हें भेजा जाएगा। इस पर आप क्या कैसे देखते हैं, इसको कितनी बात में सच्चाई है? बहुत अच्छा प्रश्न किए हैं। 12 बजे रात को प्रशासन आता है अपने हाई लेवल अधिकारियों के साथ। आप ही बताइए मंशा क्या है? हम लोग कोई आतंकवादी, नक्सलवादी, अपराधी नहीं है। हम लोग जेपीएससी और जेएसएससी के पिछले 12 साल से मेहनत कर रहे हैं विद्यार्थी हैं, जिनका भविष्य को रौंदा जा रहा है, मेहनत को रौंदा जा रहा है और अपनी हक मांग के लिए 17 दिन से यहाँ पर आंदोलनरत हैं। और रात में प्रशासन आकर के हमको ब्लैकमेल करता है कि आप अपना नाम बताइए, घर का नाम, घर का क्षेत्र बताइए, गांव बताइए, पिताजी का नाम बताइए। आखिर वो क्यों जानना चाहता है? कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल ब्लैकमेल हम लोगों को किया जा रहा है। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हमारे गांव तक पुलिस भी जा रही है। यहाँ पर धरना पर बैठे हुए जो हमारे साथी हैं, उनके घर में पुलिस जा रही है और उनके माता पिता को डराया जा रहा है कि अपने बच्चों को अब घर बुलाइए। ये कहाँ से जायज है? लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करना ये हमारा फंडामेंटल राइट है और इसको ये लोग उल्लंघन कर रहा है। यानी संविधान की हत्या कर रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है। तो मैडम ये बहुत दुर्भाग्य है। हम अपील करते हैं कि हमारी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन ना किया जाए। हमें शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर बैठने का जो आपने इजाजत दिया है उसको मेंटेन किया जाए। और हमने देश में भी देखा है, किसान आंदोलन साल भर चला, कौन मार के भगा दिया? नर्मदा बचाओ आंदोलन 3 साल चला। इसके अलावा भी कई पर्यावरण से जुड़े आंदोलन हुए जो सालों साल चले। तो ये सालों साल चला क्यों चला? क्योंकि ये हमारा राइट था, फंडामेंटल राइट था। तो उसी तर्ज पर हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। आप गवाह हैं इस बात का कि हम लोग कोई ऐसा काम नहीं किए जो संविधान सम्मत नहीं हो, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विरुद्ध हो। फिर भी हमको क्यों हटाया जा रहा है? रात को आकर के ब्लैकमेल क्यों किया जा रहा है? कल शायद बोला भी जा रहा था कि जेपीएससी की तो मांग पूरी हो गई है तो उन्हें जाना चाहिए। तो इस पर कितना सच्चाई है कि सारे जेपीएससी की मांगों पर बात हो गई है? बिल्कुल नहीं हुआ। 1% मेरा मांग माना गया है, वो भी केवल आश्वासन दिया गया। कोई लिखित वे में तो हमारी बात नहीं मानी गई है। रिफॉर्म से संबंधित कुछ बातों को उन्होंने माना है और उसी को ढिंढोरा पीटा जा रहा है। 90% बात मान ली। अरे 90% तो मेरा सीजीएलए से खाली मामला है, वो जब पूरा हो जाएगा तब हमारा 90% मांग पूरा होगा। इसके अलावा 11 to 13 में जो सीआईडी जांच के माध्यम से जो पता कर रही है, इसमें एसओपी का वायलेशन से लेकर के तमाम अनियमितता का जो आरोप लगा है, उसको लेकर के भी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हमारा तो मांग क्लियर है। 11 to 13 और जेएसएससी सीजीएल टीडीपीएल अभय तिवारी का जो संलिप्तता है, सब एग्जाम को रद्द कर दीजिए। और ये मैं क्यों कहूंगा, ये तो आपकी एजेंसी कह रही है ना। ये जो पर्दाफाश हुआ मैडम, आप जानते हैं ये तो छात्रों के द्वारा नहीं किया गया। एजेंसी ने कहा कि नेपाल में उत्तर पढ़ाए गए थे, इसमें से इतना आंसर मैच किया, 90% आंसर मैच किया। आपका एजेंसी कह रहा है अभय तिवारी जो है 11 to 13 में पेपर बेच रहा था, सेटिंग करवा रहा था। तो उजागर तो आप किए हो, तो रद्द करने में फिर देरी क्यों, परहेज क्यों? जी, कल मुख्यमंत्री सत्र में भी यही बात बोल रहे थे कि टीडीपीएल द्वारा जितने भी जो एग्जाम है उन्हें रद्द करा दिया गया है और उसमें जितने लोग दोषी पाए जा रहे हैं उसमें भी जो है कार्रवाई की जा रही है उन पर। इसको आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल कार्रवाई नहीं की जा रही। कार्रवाई की गई रहती है तो आप बताइए, जो आदमी सीजीएल का मास्टरमाइंड अभय तिवारी, जो अपना बीबी को पढ़ाया बोकारो में, अपना भाई को पढ़ाया बोकारो में, और एजेंसी का मालिक से मिल करके और भी विद्यार्थियों को पढ़ाया बोकारो में, उसका गिरफ्तारी क्यों नहीं किया? क्यों नहीं गिरफ्तारी किए? और जब सीआईडी जांच कर रही थी उस समय, जब संध्या रानी मैडम नेतृत्व कर रहे थे शुरुआती सीआईडी जांच में, उसको अब क्यों बदल दिए? वो जब नेपाल पहुंचा तो आप उसका टीमें बदल दिए। अब देखिए सीआईडी का टीम में कितना कंट्रोवर्सी है। जो जांच में पाया गया 135 क्वेश्चन का आंसर, उसको दिया ही नहीं गया कोर्ट में। और जैसे 135 आंसर वाला उजागर हुआ, वैसे टीम को बदल दिया गया। दूसरा टीम आता है, बोलता है ये जो क्वेश्चन बाहर निकला हुआ है, आंसर जो बाहर निकला हुआ है वो गेस है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास कोई ऐसा विद्वान है, यदि कोई महामानव है तो उनको भेजिए। हम एक क्वेश्चन पेपर तैयार करते हैं, उसमें सही उत्तर केवल 10 उत्तर गैस करके दिखा दे, हम रद्द का मांग नहीं करेंगे। क्या लगता है क्यों सीआईडी पर ही टिकी हुई है सरकार, सीबीआई तक नहीं पहुंच रही है बात, क्यों वहां तक नहीं जाने दिया जा रहा है? आप एक कहावत सुने होंगे, चोर के दाढ़ी में तिनका, ठीक है।
और माननीय मुख्यमंत्री जी का कल एक बयान आया था कि सांच को आँच किया। तो ये बयान जो आप कह रहे हैं उसी संदर्भ में हम आपको कहना चाहते हैं कि जब आप बोलते हैं सांच को आँच किया तो सीबीआई कर दीजिए। यदि आप सही है तो फिर डर क्या? यदि आप सही हैं तो फिर डर क्या? आप बोलते हैं कि नहीं सीबीआई बड़ी दिन लेता है। अरे बड़ी दिन लेगा चाहे कुछ भी लेगा, हमने तो आपको मांग किया है ना 3 महीना के अंदर जांच करिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जांच करिए। 3 महीना सीबीआई को आप टाइम दे दीजिए। हमारा जांच सही हो ना हो हम लोग समझ लेंगे, लेकिन हमारी जो मांग है सीबीआई वो अटल है, उनको मानना पड़ेगा। अब परिचय बता दीजिएगा। राजेश प्रसाद हजारीबाग से। देखिए, बातचीत के लिए हमारे साथ राजेश जी थे। आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा है। सारी मांगे पूरी अभी भी नहीं हुई है। मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी ये यहीं बैठे रहेंगे। आगे भी कुछ और लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। तब तक बने रहिए लाइव लगातार के साथ। मैं हूं रिया किस्पोटा। धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।